हाय, माई सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये कॉलेज के सिलेबस का एक चैप्टर है। जब कोई कंपनी वाइंड अप होती है तो उसके दो मोड्स हो सकते हैं। एक, कंपनी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी में बी आइदर बाय द ट्रिब्यूनल or it can be voluntary winding up, and then notwithstanding anything contained in any other act, the provisions of this act with respect to winding up shall apply to the winding up of a company in any of the modes specified under subsection 1। तो कंपनी का वाइंडिंग अप या तो ट्रिब्यूनल की वजह से हो सकता है या वॉलेंट्री। अब हम लीगल एस्पेक्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली अकाउंटिंग एस्पेक्ट पे आ रहे हैं। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो कंपनी का एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा। अब जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा वो लीगल फॉर्मेट के अंदर ही बनेगा, इसको आप नीचे ऊपर नहीं कर सकते। मैं आपको पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेट मी शो यू द होल फॉर्मेट। आप कोई भी एग्जाम्पल करेंगे, इस फॉर्मेट को अगर आपने समझा हुआ है तो आपको कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। दिस इज प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फॉर्म नंबर 57 ऑफ कंपनीज कोड रूल्स 1959। देखिए ध्यान से। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ऑल ऑफ यू नो, इन सिंपल लैंग्वेज आई विल से फाइनेंशियल पोजीशन। आपने कई बार ये वर्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, व्हाट यू कॉल सिंगल एंट्री में सुना होगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये दिखाता हुआ एक स्टेटमेंट। इसके अंदर सबसे पहले एसेट्स लिखी जाएगी, कौन सी? विच आर नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इट मीन्स। जब भी कोई लोन लिया जाता है तो लोन इट इज आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड के अंदर भी दो टाइप की सिक्योरिटी पॉसिबल है। एक स्पेसिफिकली चार्ज। व्हाट आई मीन बाय स्पेसिफिकली चार्ज, सपोज हमने बैंक से लोन लिया और हमने बिल्डिंग मॉर्गेज की, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिकली चार्ज। कई बार कोई एग्जैक्ट एसेट चार्ज में नहीं होती है, फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है, इट इज फ्लोटिंग चार्ज। इट इज ऑल्सो सिक्योर्ड बट नॉट अ स्पेसिफिक एसेट इज गिवन एज अ सिक्योरिटी। ओके, अब अगर ये बैकग्राउंड क्लियर हो तो आपको मैं ये जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, अगर एसेट स्पेसिफिकली प्लेज है तो लिस्ट बी में दिखाई जाएगी, और अगर एसेट स्पेसिफिकली प्लेज नहीं है तो वो लिस्ट ए में हम दिखाएंगे। यहां पे एसेट का नाम लिखा जाएगा और कितना अमाउंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, ये राइट साइड कॉलम में, अमाउंट के कॉलम में दिखाएंगे। फिर लिस्ट बी, उसमें एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज। नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। सपोज हमने लोन लिया है बैंक से 20 लाख का और हमने बिल्डिंग मॉर्गेज की है, तो एसेट का नाम बिल्डिंग, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, लेट अस एज्यूम कि उसमें 24 लाख मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 24 लाख लिखा जाएगा। ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर विल बी 20 लाख, 4 लाख विल बी कंसीडर्ड एज अ सरप्लस, और ये सरप्लस 4 लाख राइट साइड कॉलम में लिखेंगे। इससे क्या पता चल रहा है कि टोटल एसेट्स के कितने पैसे इकट्ठे होने जा रहे हैं। लेकिन उल्टा देयर कैन बी डेफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल हमने 20 लाख का लोन लिया है एंड एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू इज 19 लाख, तो 20 लाख ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसको हम 19 लाख दे रहे हैं, 1 लाख विल बी कंसीडर्ड डेफिशिएंसी। ध्यान रहे वो इधर नहीं लिखना है, माइनस में भी नहीं लिखना है। यहां पे अगर सरप्लस हो तो ही लिखेंगे, बाकी नहीं। और टोटल अमाउंट, अब ये जो एसेट सी, इसकी समरी बनाई जाती है, समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट स्पेसिफिकली प्लेज एज पर लिस्ट बी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हमने बिल्डिंग मॉर्गेज की हो
और बिल्डिंग से फॉर एग्जांपल 20 लाख मिल रहे हैं तो आप इधर 20 लाख लिखेंगे, 19 लाख मिल रहे हैं तो 19 लाख लिखेंगे, लोन कितना भी हो वो नहीं देखना है, 24 लाख मिल रहे हैं तो वो लिखेंगे। देन अदर एसेट्स, ये आपने लिस्ट ए में लिखी थी, उसका टोटल अमाउंट इधर था, इनर कॉलम में आपने हर एक एसेट लिख के अमाउंट लिखा था, वो टोटल अमाउंट। दिस इज टोटल समरी के एसेट्स के टोटल पैसे कितने आ रहे हैं। ओके, नाउ विल कंटिन्यू liabilities to be reduced from surplus or added to deficiency as the case may be। liabilities पे करने से हमारे पास जो फंड्स हैं वो कम होते जाएंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सरप्लस। और अगर पहले से ही डिफिशियंसी है, किसी स्टेज पे आके डिफिशियंसी हुई, फॉर एग्जांपल एसेट से टोटली 80 लाख मिले, आप ऑलरेडी 85 लाख पे कर रहे हो तो 5 लाख डिफिशियंसी होगी, नेक्स्ट पेमेंट से डिफिशियंसी बढ़ती जाएगी, दैट इज व्हाट यू कॉल एडेड टू डिफिशियंसी। उल्टा एसेट से किसी स्टेज पे हमारे पास 80 लाख मिल चुके हैं, 60 लाख पे हो चुके हैं, अभी भी 20 लाख सरप्लस है, जैसे ही मैं और 4 लाख की पेमेंट करूंगा तो सरप्लस कम होकर 16 लाख हो जाएगा। सो वी कॉल इट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सरप्लस। अब इनकी भी लिस्ट बनेगी। नाउ लिस्ट के अंदर सबसे पहले secured creditor as per list B to the extent to which claims are estimated to be covered by asset specifically pledged, insert amount in gross liability column only। अब यहां पे देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लेफ्ट साइड पे ग्रॉस लायबिलिटी कॉलम बनेगा। ये फॉर्मेट लॉ के हिसाब से डिसाइडेड है, तो फॉर्मेट इसी तरह से चलेगा। हम किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, सीए का पेपर हो, तो ये प्रेजेंटेशन यही रहेगी। अब आपको इसका सेंटेंस का मीनिंग समझना है। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं वापस वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 20 लाख का लोन लिया था और एसेट स्पेसिफिकली प्लेज लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे आपने बिल्डिंग के एंगल से लिखा। अब यहाँ पे आप वो लोन के एंगल से लिख रहे हैं, 20 लाख का लोन है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग से 24 लाख रियलाइज हो रहे हैं, तो लेफ्ट साइड कॉलम में आप यहां पे 20 लाख ही लिखेंगे, लेकिन अगर बाकी तो डिफरेंस 4 लाख था वो कहीं नहीं लिखना है, लेकिन अगर एसेट सेल करने पे 19 लाख मिल रहे हैं तो लेफ्ट साइड कॉलम में हम 19 लाख लिखेंगे। सर टोटल लायबिलिटी 20 लाख की है, यस 19 लिखा, बाकी 1 लाख अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ लिस्ट ई में आएगा। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। लिस्ट ए एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, लिस्ट बी एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज। अब लायबिलिटीज स्टार्ट हुई, उसमें सबसे पहले लिस्ट बी में जो हमने स्पेसिफिक एसेट मॉर्गेज की थी उसका लोन का अमाउंट आपने लेफ्ट साइड कॉलम में दिखाया। देन इट विल गो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बी केयरफुल, they are basically unsecured creditors but they are given the priority। उसके अंदर क्या आएगा, गवर्नमेंट के टैक्सेस, whether it is स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। देन पेमेंट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की सैलरी बाकी हो, उनका वर्कमैन कॉम्पनसेशन का अमाउंट बाकी हो, लीव सैलरी बाकी हो, उनके सुपर एन्यूएशन फंड्स हो, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी का अमाउंट है, वो अगर बाकी है तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है। दे आर नॉट सिक्योर्ड क्रेडिटर, दे आर बेसिकली अनसिक्योर्ड बट दे आर गिवन प्रायोरिटी, दे आर कॉल्ड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। वो लिस्ट सी का आ जाएगा। ओके, अब रियल लाइफ में अलग अलग लिस्ट बनेगी, इधर एक ही अमाउंट होगा। राइट साइड अमाउंट लिख के आपके पास जो टोटल अमाउंट था यहाँ पे, उसमें से आप ये माइनस करते जाएंगे। बैलेंस अवेलेबल, you can see here estimated balance of assets available for debenture holders। normally debenture holders they are assumed having the floating charge, they are secured। if they are specifically pledged, उनके पास एग्जैक्ट कोई एसेट है तो लिस्ट बी में जाएंगे। अगर कुछ नहीं लिख के दिया हो तो एज पर द लॉ दे आर ऑलवेज सिक्योर्ड हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। अब ये
अपने प्रेफरेंशियल की पेमेंट कर दी, बाकी अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स एंड देन बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए बाकी पैसे बचे हैं। अब सीक्वेंस वाइज पेमेंट कर रहे हो, अब ये बाकी पैसे फ्लोटिंग चार्ज और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए हैं। नेक्स्ट आप पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, दैट इज लिस्ट डी। जैसे ये पेमेंट कर दी तो बाकी जो अमाउंट बचा दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। इट मींस फ्लोटिंग चार्ज वालों की पेमेंट करने के बाद बाकी ये एस्टिमेटेड सरप्लस है। नेक्स्ट पेमेंट होगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। अब इसमें ध्यान रहे, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में नॉर्मली ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, दे आर ऑलवेज अनसिक्योर्ड। सिमिलरली there may be some contingent liability. For example, we have discounted the bill from the bank and it is expected that it will get dishonored. तो अभी हमने बिल डिस्काउंट करवाया था, अगर ड्यू डेट पे जिस पर्सन ने बिल एक्सेप्ट किया था वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो बैंक हमसे पेमेंट लेगी, दैट विल बी अनसिक्योर्ड पार्ट। इवन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अगर कम पेमेंट मिली हो, वी कॉल इट पार्टी सिक्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हमने लोन लिया था 20 लाख का, हमने बिल्डिंग मॉर्गेज की थी, अब बिल्डिंग में से 19 लाख मिले तो 1 लाख रुपीज दैट इज अ डिफिशियंसी, वो आप पे करेंगे अलॉन्ग विथ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सो दैट विल बी कवर्ड हियर इन द ग्रुप ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ई तक पहले मैं आपको लिस्ट याद करवा दूं, फिर आगे बढ़ रहा हूं। अगेन आई रिपीट, assets not specifically pledged, list A, assets specifically pledged, list B। इसके बाद आप समरी बना रहे हैं जिसमें एसेट स्पेसिफिकली प्लेज का भी ग्रॉस अमाउंट, टोटल अमाउंट लिखेंगे, और लिस्ट ए दोज एसेट्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली प्लेज उसका भी अमाउंट लिखेंगे। टोटल अमाउंट कितना रियलाइज हुआ वो वहां पे आएगा। नाउ विल स्टार्ट विद लायबिलिटीज। हमने कोई एसेट स्पेसिफिकली प्लेज रखी थी लेकिन सामने लोन है, तो लोन का अमाउंट लेफ्ट साइड कॉलम में आएगा, वी कॉल इट ग्रॉस लायबिलिटी कॉलम। यहां पे अमाउंट कौन सा आएगा, ध्यान से, अगर 20 लाख का लोन है और एसेट से 24 लाख मिल रहे हैं तो इधर आपको 20 लाख ही लिखने हैं, लोन 20 लाख का है। लेकिन अगर एसेट रियलाइज होने से 19 लाख मिल रहे हैं तो इधर 19 लाख लिखेंगे, बाकी 1 लाख अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ इधर आने वाले हैं, ऑटोमेटिकली इधर 20 लाख ही आए। वेरी सिंपल लॉजिक, ओके। इसके बाद लिस्ट सी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नॉट प्रेफरेंशियल होल्डर। उसमें कौन, एम्प्लॉइज की पेमेंट, गवर्नमेंट टैक्सेस की पेमेंट। डी, क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, नॉर्मली डिबेंचर्स दे आर कंसीडर्ड हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। अगर किसी एग्जाम्पल में क्लियर लिख के दें कि वो अनसिक्योर्ड है तो लिस्ट ई में चले जाएंगे। अगर क्लियर लिख के दें कि उनके पास पर्टिकुलर एसेट हमने मॉर्गेज की है तो लिस्ट बी में चले जाएंगे। अदरवाइज डिबेंचर्स दे आर कवर्ड अंडर लिस्ट डी, दैट इज क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। लिस्ट ई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब यहां पे आप टोटल लगाएंगे तो टोटल लायबिलिटी आ जाएगी, ऊपर ग्रॉस एसेट्स से आपने समरी बनाई, और ये ग्रॉस लायबिलिटी माइनस करोगे तो सरप्लस का अमाउंट जो आएगा वही अमाउंट इधर सरप्लस में आएगा, क्योंकि इधर आप पेमेंट्स दिखा रहे हैं। देन विल शो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर ऑफ रुपीज। यहां पे जो भी अमाउंट हो, फॉर एग्जांपल 100 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, they are fully called and paid up as per list F. And last G, that is equity shareholder। उन दोनों की पेमेंट करने के बाद कंपनी के पास यहाँ फंड्स बच सकते हैं, वी कॉल इट सरप्लस, या पैसे खूट सकते हैं, दैट इज डेफिशिएंसी। तो दैट इज एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स कंट्रीब्यूटरीज। कंट्रीब्यूटरीज के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए टोटल कितने पैसे खूटे वो इस लिस्ट में आएगा। अब एक डेफिशिएंसी अकाउंट बनेगा जो एक्चुअली इसको क्रॉस चेक भी कर रहा है, या मैं ऐसे कहूं कि हम कोर्ट को बता रहे हैं कि टोटल जो डेफिशिएंसी आई
उसका रीजन क्या, उसकी एनालिसिस है. सो लेट अस सी लिस्ट H. अगेन आई रिपीट, लिस्ट A assets not specifically pledged, list B assets specifically pledged. सेम लिस्ट B वाली लाइबिलिटी लेफ्ट साइड आप ग्रॉस लाइबिलिटी कॉलम में लिख रहे हैं. ये फॉर्मेट है, क्राइम ही करना पड़ेगा. लिस्ट C प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसमें एम्प्लॉयज की पेमेंट, गवर्नमेंट के टैक्सेस. D क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज. E अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. F प्रेफरेंस शेयर्स एंड G इक्विटी शेयर्स. अब ये पेमेंट होने के बाद अगर पैसे खूट रहे हैं तो डिफिशिएंसी H, सरप्लस हो तो भी वो H आएगा उस अकाउंट में. हम एक्चुअली ये एनालिसिस करने जा रहे हैं. दिस इज डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट. एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू लगभग मेजॉरिटी एग्जाम्पल में डेफिशिएंसी होती है. नॉर्मली कंपनी बंद होने का रीजन लॉसेस वगैरह होते हैं. अब इसके अंदर क्या आएगा, अब ध्यान से ये समझ लो. एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है या फाइनेंशियल पोजीशन दिखाई हुई है, एसेट लायबिलिटीज मैच किए हुए हैं, तो अगर डिफरेंस एक्यूमुलेटेड लॉस हो तो उस क्वेश्चन में होगा, क्योंकि बैलेंस शीट दोनों साइड टैली हुई है. तो जो एक्यूमुलेटेड लॉस है वो सबसे पहले इधर हम लिखेंगे. टोटल लॉस में से सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रीज़न कंपनी का पास्ट का लॉस, ट्रेडिंग लॉस. सीए जैसे पेपर में कई बार वो 3 साल की भी एनालिसिस देते हैं. कॉलेज लेवल पे नॉर्मली आपको बैलेंस शीट दी हुई है, वही अमाउंट लिख देना है. अगर बैलेंस शीट नहीं दी है तो आप वर्किंग में एक बैलेंस शीट बनाओ, या मैं ऐसे कहूँ ट्रायल बैलेंस बनाओ. ट्रायल बैलेंस में कोई भी गुड्स का अकाउंट नहीं होगा, कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा. सब अकाउंट होंगे पर्सनल अकाउंट में भी डेटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इट्स अ पर्सनल अकाउंट. ऐसे अकाउंट्स होंगे. अब दोनों साइड का बैलेंस टैली करो. डिफरेंस जो आया इट इज द आइदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस. 99% एग्जाम्पल्स के अंदर एक्यूमुलेटेड लॉस होगा. अब उसमें आप ऐड करेंगे आइटम्स दोज इंक्रीज द डेफिशिएंसी, लॉसेस को बढ़ा रहे हैं. यहां पे मैं हेडिंग रीड कर दूं. दिस इज एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज ओवर एसेट्स. कैपिटल और लायबिलिटीज ज्यादा है किससे, एसेट्स से. सपोज एसेट 90 लाख की है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज 1 करोड़ है, तो 10 लाख का डिफरेंस बैलेंस शीट टैली होगा ही. वो जो 10 लाख का डिफरेंस है इट इज द एक्यूमुलेटेड लॉस. वहां से एग्जाम्पल स्टार्ट होगा. एंड देन आपको जो एक्स्ट्रा लॉसेस हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेटेड लॉसेस नाउ रिटर्न ऑफ. फॉर एग्जाम्पल मशीन 40 लाख लिखी हुई है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल रियलाइज ओनली 32 लाख. तो 8 लाख रुपीज जो कम मिल रहे हैं, इट विल इंक्रीज द लॉस. दैट इज एस्टिमेटेड लॉसेस नाउ रिटर्न ऑफ. जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हो उस टाइम पे आपने एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू लिखी है, तो आपने वो 8 लाख राइट ऑफ कर दिया है फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट. तो वो आप इधर ऐड करेंगे. या पास्ट में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था जो पे करना है, विच विल इंक्रीज द लॉसेस. उल्टा अगर कोई एसेट बुक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे रियलाइज हो रही है, it will decrease the deficiency or it will decrease the loss. वो आप इधर reducing deficiency के लिस्ट में ले लेंगे. और बाद में जो डिफरेंस आएगा वो सेम होगा जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में होगा. आई होप दिस फॉर्मेट इज क्लियर. अब एक नहीं 4 एग्जाम्पल करेंगे, हर बार वर्ड टू वर्ड सेम लिखना है. हाँ, कभी सरप्लस होगा, कभी डेफिशिएंसी होगी. विद दिस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज ओवर. नेक्स्ट सेशन में हम लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट देखेंगे. ओके, बाय बाय.